Hello everybody, how are you? I hope all are fine and healthy during this lockdown. मैं पिंटू सर इंग्लिश फैकल्टी आप सभी बच्चों का सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस लेक्चर में, आज के इस क्लास में आपको आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए बच्चों, कल के लेक्चर में क्या पढ़ाया गया था इस बात की जानकारी आप एक बैकअप रूप में थोड़ा सा ले लें। तो कल आपका भारत इज माई होम, भारत इज माई होम में आने वाले सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपके सामने प्रस्तुत किया गया था एक अच्छे और बेहतर तरीके से। आई होप कल के इस क्लास को करने के बाद आप सभी बच्चों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे तरह से घर पे पढ़ लिया होगा, याद भी कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वैल्यू ये है कि अब तक के सारे जो चैप्टर्स पढ़ाए गए उस चैप्टर्स में आपको बहुत तरह के क्वेश्चंस आए। तो इस तरह से अब तक देखा जाए तो 4-5 जो भी चैप्टर बुक्स में हुए तो उसमें आपको कम से कम तो +75+ आपको क्वेश्चंस हो चुके होंगे। इस तरह से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपको पूरा सिलेबस पढ़ते पढ़ते 2 साल तक। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को याद रख पाएँ, क्योंकि आपके पास ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि अपने अपने स्ट्रीम्स के अनुसार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो ये विषय भी पढ़ने होते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा नया टेक्निक सीखा जाए ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में ही डील कर लें, याद कर लें, समझ लें, ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मैं आप लोगों से कि जो भी मैं सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, उसको आप खुद एक मेमोराइज करके उसे समझने की कोशिश करें ताकि आपको हर क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो ये तो था कल की बातें। ये सब बातें तो और भी होती रहेंगी कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। लेकिन चलिए हम यहाँ पर कंसंट्रेशन करते हैं अपने सिलेबस की ओर और सिलेबस में आगे बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर के साथ कि आज के लेक्चर में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। तो आज के इस लेक्चर में कैसे कैसे पढ़ाना है उसके लिए चलिए हम देखते हैं आज का कंटेंट कि कंटेंट में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं आज का कंटेंट भारत इज माई होम का लेक्चर नंबर 6 में। यहाँ पर देखें सबसे पहले कंटेंट में क्या पढ़ना है जो मैं आपको जरा यहाँ पर बता दूँ। सबसे पहले तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले आपको पढ़ना है पहला कंटेंट जिसमें आपको देना है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये आपका हो गया पहला कंटेंट। नंबर 2 आ जाइए। नंबर 2 आपका दिया गया है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो आज के कंटेंट में मुख्य रूप से आपको 2 तरह का पार्ट पढ़ना है। एक पढ़ना है जाकिर हुसैन साहब के दिए गए स्पीच भारत इज माई होम से सारा इम्पॉर्टेंट, ओके, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और दूसरा दिया गया है इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो मुख्य पर्पज से एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। हालांकि मैं क्या बता दूं कि आपके अकॉर्डिंग टू जो बुक है रेनबो पार्ट 2 उस बुक के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लॉन्ग में, शॉर्ट में होते हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस ना कभी पूछे जाते हैं और ना ही पूछे गए हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हीं सभी क्वेश्चंस को पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, लिखाऊँगा जो आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि ज़्यादा वर्क लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको 9-10 होता है ना सीबीएसई का, फेयर कॉपी तैयार नहीं करना है क्योंकि फेयर कॉपी में सीबीएसई में मार्क्स मिलता है। यहाँ पर आपको वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो है नहीं बिहार बोर्ड के अनुसार कि आप अच्छे से फेयर कॉपी करोगे तो आपको बहुत मार्क्स मिलेगा। वो सिर्फ प्रेशर बनेगा माइंड पे। जब कॉपी देखोगे तो भाई इतना मोटी कॉपी हो गई, तो उससे झंझट से बचने के लिए मैंने आपको यहाँ पर आसान तरीके से एक शॉर्ट लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में हर क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो यह है बच्चों आज का कंटेंट, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का प्रोसेस कि आसान तरीके से, शॉर्ट तरीके से और सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि आप बच्चे घर पे दोबारा पढ़ के भी इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें और आज के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन का इंटरेस्ट लें कि कैसे हुसैन साहब ने
हमारे भारतीय कल्चर को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दिया। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं आज का क्लास और बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक नंबर 1, जिसका हेडिंग दिया गया आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की ओर। यह पर आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हाट डिड राधा कृष्णन, ओके, व्हाट डिड राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी, यानी हमारे सेकंड राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, उनके राष्ट्रपति शासनकाल में, ओके, राष्ट्रपति शासनकाल में कौन कौन सी चीज़ों को बढ़ावा दिया या कौन कौन सी चीज़ों को वो उन्नति में लाए। आंसर देखें, आंसर है डॉक्टर राधाकृष्णन, ओके, सर्वपल्ली राधाकृष्णन brought to the presidency a mental equipment। सबसे पहले कह रहा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने राष्ट्रपति काल में हमारे जनता के बीच में मेंटल इक्विपमेंट यानी अच्छा सोच, गुड थाउट्स, एक अच्छे विचार का स्थापना किया। साथ ही साथ ए डिग्री ऑफ इरुडिशन एंड द वेल्थ ऑफ रेयर, यहाँ ध्यान देंगे एक वर्ड में थोड़ा सा उल्टा है जी, यहाँ RA कर लीजिएगा, RARE, रेयर एक्सपीरियंस। साथ ही साथ उसने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जिसमें हर व्यक्ति का एक अच्छा स्वास्थ्य हो, धन की कमी ना हो, इन सभी बातों पर उन्होंने जोर दिया। इट मीन्स कि फाइनली इसको हम बोल सकते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने राष्ट्रपति शासनकाल में, अपने राष्ट्रपति काल में भारतीय जनता के लिए शिक्षा, फैसिलिटी, धन और तरह तरह के एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाने का काम किया। आगे आइए शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का जो व्यापार था, जो शिक्षा का प्रचार प्रसार था, वो क्या था, यानी अकॉर्डिंग टू द स्पीच ऑफ जाकिर हुसैन, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप यहाँ पर BVI करके नोट कर लें और इससे चाहें तो अपने कॉपी पर लिख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में से। आंसर क्या लिखेंगे, द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, ओके, द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप टू द क्वालिटी ऑफ द नेशन, इट्स कल्चर एंड कैरेक्टर। अगर शिक्षा का प्रचार प्रसार हम करते हैं अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन, अगर शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं तो वह हमारे नेशन के क्वालिटी को डेवलप करेगा, यानी हमारे राष्ट्र का जो गुण है, राष्ट्र की जो शक्ति है, उसके बढ़ावा में हेल्प करेगा। साथ ही साथ इट्स कल्चर एंड कैरेक्टर, हमारे भारतीय संस्कृति को जीवित करेगा और इसके चरित्र को निखारेगा। यानी समझिए इसको, हुसैन साहब ये कहना चाहते हैं कि अगर हर भारतीयों के बीच में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, हर नागरिक शिक्षित हो, तो हमारा भारत देश का जो संस्कृति है, जो कल्चर है, यहाँ तक के जो पुराना गुण है, वो फिर से निखर करके हमारे जनता के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे भारत का नाम विश्व के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में है, यह देखें 3, व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन। यहाँ कह रहा है वन सेल्फ मीन, फिर से कह रहा है कि व्हाट इज इट्स एंड प्रोडक्ट। आपको मैंने पढ़ाया था कि काम करने के 2 अलग अलग तरीकों को हुसैन साहब ने बताया था, जिसमें पहला था वर्क ऑन वन सेल्फ और दूसरा था वर्क फॉर सोसाइटी। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्क ऑन वन सेल्फ, और इसका एंड प्रोडक्ट, इसका जो प्रोडक्ट होगा, यानी इसका जो फायदा मिलेगा, वो क्या फायदा हम भारतीयों को मिल सकता है। आंसर की ओर बढ़ें। आंसर में है वर्क ऑन वन सेल्फ सिग्निफाइज, मतलब होता है बतलाना, दिखलाना, जान पहचान करवाना, दैट एवरी सिटीजन शुड नो एंड अंडरस्टैंड हिज मोरल ड्यूटी। अकॉर्डिंग टू हुसैन साहब, वो कहते हैं कि वर्क ऑन वन सेल्फ
इज ओनली वन प्रोसेस टू नो एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मोरल ड्यूटी ऑफ आवर सिटीजनशिप। यानी वर्क ऑन वन सेल्फ के अनुसार हुसैन साहब हम भारतीयों को यह समझाना चाहते हैं कि हमारे भारत देश में जब तक लोगों में समझदारी नहीं आएगी कि मोरल एक्टिविटी को कैसे फॉलो करना है, तब तक हमारे देश में विकास संभव नहीं है। यानी हर नागरिकों को यह जानना होगा, ये समझना होगा कि मोरल ड्यूटी सबसे पहला काम होता है। उसके बाद देखिए, ही शुड वर्क फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर द होल सोसाइटी। वो कहते हैं कि पहले मानव को अपना कर्तव्य करना चाहिए और वही कर्तव्य का प्रचार प्रसार हमारे समाज में भी करना चाहिए, ताकि पर्सनली काम के साथ साथ सामाजिक काम को भी बढ़ावा मिल सके। ओनली देन रियल नेशनल डेवलपमेंट इज पॉसिबल। जब तक हम अपने अस्तित्व का, अपने मेंटलिटी का या अपने समाज का विस्तार नहीं करेंगे, उसका हम विकास नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश का विकास भी संभव नहीं है। ये डिपेंड करता है वर्क ऑन वन सेल्फ के अनुसार। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में कह रहा है कि वाई डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल, यानी पुकारते हैं, कॉल इंडिया, थोड़ा देखें, हाँ, कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने हमारे प्राचीन भारत को यह क्या कह के पुकारा है कि द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल। यानी हुसैन साहब का क्वेश्चन है यहाँ पर कि हुसैन साहब कहते हैं कि हमारा प्राचीन भारत जो है यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल, यानी यहाँ के लोग प्राचीन हैं, लेकिन जो हमारा देश है आज नव देश बन चुका है, नव भारत बन चुका है, एक नया युग का भारत बन चुका है। ऐसा क्यों? तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले आप साइड में यहाँ पर VVI लिख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए, कि जाकिर हुसैन साहब ने इंडिया के प्रति ऐसा क्यों कहा है कि यह देश पुराना है लेकिन यहाँ के लोग पुराने हैं, लेकिन यह देश अब नया भारत बन चुका है। आंसर देखें, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्स इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल। आंसर में कहा है कि हुसैन साहब ने हमारे प्राचीन भारत को एक नया भारत के रूप में माना है, जहाँ के लोग अभी भी प्राचीन हैं, अभी भी पुराने हैं। बिकॉज, क्योंकि द एंशिएंट पीपुल, थोड़ा रुकेंगे, हाँ, द एंशिएंट पीपुल टायरलेसली मेंटेन्ड यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी विथ हेरिटेज। क्योंकि इनका मानना है कि हमारे पूर्वज लोग जो थे, हमारे फोर फादर्स थे, एंसेस्टर्स थे, उनका ये मानना है कि बिना थके बिना हारे वो एकता को बनाए रखने में विश्वास रखते हैं, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में विश्वास रखते हैं, विथ हेरिटेज, अपने पुराने धरोहर के साथ। यानी समझे फाइनली आंसर को कि जाकिर हुसैन ने हमारे भारत को एक नया भारत माना है, क्योंकि इनका कहना है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता का विश्वास रखते हैं और भारतीय धरोहर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, ये था आज का आपका कंटेंट नंबर 1, जिसे हम कह सकते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस चैप्टर्स में और भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि यहाँ पर 4 प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये था आज के लेक्चर का टॉपिक नंबर 1, जिसे मैंने पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ करके उसके बाद हिंदी करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि कैसे इस क्वेश्चन को घर पे समझा जाए, कैसे इस क्वेश्चन को थीम्स को याद किया जाए। तो याद करने से बेहतर है कि आप इसे समझें। तो समझने के लिए क्या करना होगा जी? तो समझने के लिए यही करना होगा कि आप इस लेक्चर को, इस क्लास को 2 बार 3 बार इस क्वेश्चन को फिर से देखें, फिर से सुने, फिर से पढ़ें, ताकि आपको 3-4 लेक्चर में क्या हो कि आपको सारा जो क्वेश्चंस का थीम्स है वो समझ में आ जाए
और अपने स्टाइल में, ओके, अपने स्टाइल में, अपने लैंग्वेज में इस क्वेश्चन का आंसर लिख सके। इफ यू कैन दिस टाइप ऑफ मेथड, आई बिलीव यू दैट एंड आई प्रॉमिस यू दैट दिस इज द परमानेंटली स्टाइल ऑफ योर राइटिंग। अगर आप बच्चे, आप स्टूडेंट्स इस काम को करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके पास एक राइटिंग स्टाइल का पावर आ जाएगा। फिर आप चाहें तो किसी क्वेश्चन को, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी हो, सॉरी हिंदी छोड़ करके, क्योंकि हिंदी का तो लैंग्वेज ही अलग है, ये सब विषय में आप चाहें तो खुद भी अपना आंसर तैयार कर सकते हैं। एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ, जरा गौर करें मेरी बातों पे। बहुत से बच्चे का सवाल ये रहता है इंटर में, खासकर 12th के बच्चों का, कि सर एग्जाम में हमको आंसर लिखना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो का, तो हिंदी वर्जन या इंग्लिश वर्जन, ओके। तो मेरा जवाब यही होता है उन बच्चों के लिए कि आप आंसर हिंदी वर्जन लिखो, इंग्लिश वर्जन लिखो, डजेंट मैटर। मैटर ये रखता है कि आप किस लैंग्वेज को बेहतर तरीके से लिख सकते हो। तो ज़्यादातर देखा जाए तो बच्चे हिंदी मीडियम में अप्लाई करते हैं, हिंदी मीडियम में लिखना चाहते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ और आप भी जानते हो कि इंग्लिश मीडियम लिखा गया आंसर हिंदी मीडियम के अपेक्षा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हिंदी मीडियम की अपेक्षा आपको कुछ मार्क्स अच्छा दिलाता है एग्जाम में। वो क्यों? बिकॉज कि इंग्लिश बहुत कम बच्चे लिखते हैं, खासकर बिहार बोर्ड के बच्चे, क्योंकि बिहार बोर्ड में चलता है हिंदी सिलेबस, हिंदी राइटिंग। तो अगर आप बच्चे में से कुछ बच्चे आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ या बायो हो, तो आपको हिंदी वर्जन की अपेक्षा इंग्लिश वर्जन में अच्छा मार्क्स मिल सकता है सारे विषय में, सिर्फ हिंदी को छोड़ करके। बिकॉज कि इंग्लिश इज योर ऑल्सो योर रोमन लैंग्वेज, रोमन स्क्रिप्ट। तो आप चाहें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो को भी अंग्रेजी के रूप में लिख सकते हैं, बशर्ते कि आपका ग्रामेटिकली और ट्रांसलेशन के अनुसार, टाइम एंड टेंस के अनुसार आपका वर्ड पावर स्ट्रांग होना चाहिए। सपोज दैट आपको क्वेश्चन तो मैथ का या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, तो आप चाहें तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस आपके पास दो चीज़ होना चाहिए, नंबर 1 वर्ड पावर और नंबर 2 ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। तो देखिएगा आप ये दो चीज़ अगर कवर कर लेते हैं आप, वर्ड पावर और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, तो आपका भी जो लिखने का स्टाइल होगा वो इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। और अब खुद देखिएगा कि आपका एग्ज़ाम में स्पीड बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ जो मार्क्स मिलेगा, जो नंबर मिलेंगे, वो भी आपको हिंदी के अपेक्षा बेहतर ही मिलेगा, बशर्ते कि आंसर आपको सही से लिखना होता है। ओके, तो ये छोटा सा एक मोटिवेशन था आप बच्चों के लिए, ताकि एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स कैसे पाना पड़ता है, ये कैसे पाना होता है। चलिए यहाँ से चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर और लौटते हैं थोड़ा सा बैक पेज पे, कि बैक पेज में आपको क्या क्या पढ़ना था, जिसमें से क्या पूरा कर लिया गया, वो ध्यान देंगे। यहाँ देखें आपको सिलेबस में, यहाँ पर आपको कंटेंट में दिया था पहला टॉपिक क्या जी, शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपको हो गया क्लियर। अब बचिए आपका टॉपिक नंबर 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से हम बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की ओर, और ये देखते हैं कि इस चैप्टर का कौन कौन सा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आ गया आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, हेडिंग लिखा हुआ नहीं है जी, चलिए मैं शो कर देता हूँ यहाँ पर। ये जो टॉपिक आपका चलने वाला है इसका नाम हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बच रहा है, चलिए मैं लिख देता हूँ, ये आपका हो गया लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है, जिसे मैं डीप ग्रीन, ओके, डीप ग्रीन यानी गहरे हरे रंग से मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, क्या हो गया आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। थोड़ा सा रुकेंगे चलिए सही है, आ गया ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पसेस एक्सप्लेन। क्वेश्चन का हिंदी हो गया कि शक्ति का प्रयोग मोरल पर्पस यानी नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, ऐसा क्यों। तो चलिए इस क्वेश्चन का थीम्स इतना स्ट्रांग है कि आप इस क्वेश्चन को VVI कर सकते हैं, नो डाउट। फिर से समझिए हिंदी, क्वेश्चन कर रहा है कि पावर, जिस पावर की चर्चा मैंने कल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या आपके स्पीच में भी किया था कि कौन सा, यूनिटी का पावर, यूनियन का पावर, एसोसिएशन का पावर।
तो कह रहा है कि यूनिटी का पावर यानी पावर का प्रयोग हमारे नैतिक कर्तव्यों के लिए, मौलिक पर्पस मतलब क्या, मौलिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, ऐसा क्यों? आंसर देखें, करा माइट इज राइट, स्टार्ट में क्या देगा जी, माइट इज राइट, इट इज ए फ्रेज, ठीक है, इट इज ए फ्रेज। करा माइट इज राइट हैज बिकम द वे ऑफ लिविंग। करा है कि जियो और जीने दो, ठीक है ना, जियो और जीने दो एक ऐसा स्कीम्स है, एक ऐसा वे है जो हम मानव को जीने के लिए अपनाना चाहिए। ये ऐसा कहना है जाकिर हुसैन साहब अकॉर्डिंग टू स्पीच, जो स्पीच दिया गया है बुक में, उसके अनुसार क्या कहा गया कि जियो और जीने दो। लेकिन यहाँ पर यूज किया गया माइट इज राइट, ये यहाँ पर गलत साबित हो रहा है। क्यों? क्योंकि माइट इज राइट का मुख्य रूप से देखा जाए फ्रेज में तो इसका होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या होता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो क्या जियो और जीने दो का जो थीम्स जिन्होंने हुसैन साहब ने प्रचार प्रसार किया और जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या दोनों मैच करता है? कभी नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो समाज में जीने के लिए हमें जियो और जीने दो का मंत्र अपनाना चाहिए। लेकिन आज का समाज क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जिसके पास पावर है, शक्ति है, वो क्या है, आज किसी तरह के काम को करता है और वो हर चीज पर अपना अधिकार होता है, पावर, उस पावर को जमाता है। तो ये तो बात गलत है। चलिए देखते हैं आगे। माइट इज राइट हैज बिकम द वे ऑफ लिविंग। आज के समय में जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस टेक्निक के अनुसार हम लोग जी रहे हैं, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक है, गलत है। आगे, इट कांट वी सेड गुड फॉर मैनकाइंड। देखिए साफ साफ कहा जा रहा है, इस थेसिस को, इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को मानवता के लिए सही नहीं कहा जा सकता है। तो सही चीज़ क्या है? तो सही चीज़ है कि हमें यूनिटी के साथ जीना चाहिए, हमारे समाज में यूनिटी होनी चाहिए, लेकिन वैसी यूनिटी नहीं जो माइट इज राइट को बढ़ावा देता हो। समझ रहे ना कि माइट इज राइट जो है हमारे समाज में जीने का एक सही तरीका नहीं है, हमारे मैनकाइंड के लिए सुटेबल नहीं है। आगे, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ एनिमल्स लाइफ। देखिए साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि माइट इज राइट इज द प्रिंसिपल ऑफ एनिमल्स लाइफ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जो जानवरों के जीवन को शो करता है। जैसे आप देखें जंगल में कि एक शेर ताकतवर जीव है, एक शेर ताकतवर जीव है जो कि किसी भी जानवर को मार करके उस पर अपना अधिकार जमाता है, उस क्षेत्र को ग्रहण करता है और वहाँ जानवर को मार करके उसका अपना भोजन बनाता है। इट इज नोन एज माइट इज राइट। इसे क्या जानते हैं हम? माइट इज राइट के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा थिंकिंग है वो जंगल में जानवरों के लिए है, ना कि हम मानव के लिए, समाज में इंसानों के लिए। तो मानव को समाज में जीने के लिए हमें उस कुछ ऐसे यूनिटी का, कुछ ऐसे स्ट्रेंथ का यूज करना चाहिए जो हमारे मोरल पर्पस को आगे की ओर बढ़ाए, ना कि हमारे एनिमल्स पावर को। यहां देखें, पावर इज द बून। एक मीनिंग है क्या, जैसे मैं सर्कल करता हूँ जी हरे कलर से, ग्रीन रंग से। बून मतलब होता है आशीर्वाद, ठीक है, बून मतलब आशीर्वाद यानी अच्छी चीज। कर ऑफ हेवन, कर पावर इज द बून ऑफ हेवन। कर शक्ति जो है स्वर्ग जाने का एक रास्ता होता है। देखिए कौन सी शक्ति? माइट इज राइट का नहीं, बल्कि यूनिटी का शक्ति, हमारे यूनियन का शक्ति, जो हमारे एसोसिएशन होता है, संघ की शक्ति, जो क्या है, हमें स्वर्ग का रास्ता बताती है। शो इट शुड बी, ध्यान देंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा पेन को रोकता हूँ। इट शुड बी यूटिलाइज्ड इन द प्रॉपर वे। मैं फिलहाल पेन रोक रहा हूँ, तो मेरी बातों को सुने और लिखे गए चीज को आप ध्यान से देखें। शो इट शुड बी यूटिलाइज्ड इन ए प्रॉपर वे, अर्थात हुसैन साहब कहते हैं कि पावर का प्रयोग, यानी यूनिटी के पावर का प्रयोग एक सही तरीके से सही जगह पर करना चाहिए। उसके बाद नीचे देखें, पावर शुड बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस। पावर का प्रयोग देश के निर्माण विकास में, देश के विकास के कार्यों में, देश के निर्माण के विकास कार्यों में लगाना चाहिए, ताकि हमारा देश
प्रगति की पथ पर और ऊपर की ओर बढ़ सके और इसका विस्तार विकास हो सके। उसके बाद देखें, यहाँ करा है टू यूज द पावर। टू यूज द पावर रेकलेसली मतलब होता है बिना टेंशन का, बिना रिस्क का, यानी बिना जोखिम का। इनह्यूमन कह रहा है कि इनह्यूमन यानी शक्ति का प्रयोग अमानवीय यानी अमानवीय कार्यों के लिए कभी भी करना नहीं चाहिए। लेकिन आज के समय में क्या है कि मुख्य रूप से देखा जाता है शक्ति का प्रयोग अमानवीय यानी इनह्यूमैनिटी वर्क में ज़्यादा किया जा रहा है। उसके बाद इट शोज वंस मोरल डिग्रेडेशन। ओके, डिग्रेडेशन व्हेन वन यूटिलाइज वंस पावर फॉर मटेरियलिज कंफर्ट्स ओनली। अतः हुसैन साहब कहते हैं कि ये तभी संभव है जब हर व्यक्ति यानी हर व्यक्ति अपने शक्ति का प्रयोग सामाजिक कार्यों में, समाज के भलाई में, जनता की भलाई में लगाता है। तो एक दिन ऐसा होगा कि देश के सभी जनता कंफर्ट्स पावर के लिए यानी इस पावर का प्रयोग सुख सुविधा, भोग विलास और देश के निर्माण विकास में लगाना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन का मेन पर्पस ये कहते हैं हुसैन साहब कि हमारे पास जो संघ की शक्ति है, ये यूनियन की शक्ति है, उन शक्तियों का प्रयोग देश के अच्छे कार्यों में, देश के विकास में, जनता की भलाई में और देश के निर्माण में करना चाहिए। थोड़ा सा और देखिए, इसको नीचे में दिया गया पैराग्राफ चेंज करके, शो वी कैन से दैट पावर शुड बी ऑलवेज यूज्ड फॉर मोरल पर्पसेस एंड यूनिटी फॉर द कंट्री। अतः हम कह सकते हैं कि संघ की शक्ति यानी पावर का प्रयोग एक अच्छे काम के लिए जिसमें मोरल पर्पस हो और यूनिटी फॉर द कंट्री देश की एकता बनाए रखने के लिए करना चाहिए। तो लास्ट के कंक्लूजन लाइन से, लास्ट के निष्कर्ष से हमें यह पता चलता है कि हमें शक्ति का प्रयोग देश के विकास में, देश के एकता में और मुख्य उद्देश्यों को, मूल उद्देश्यों का पालन करने में ही करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहां देखें क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज भारत इज माई होम। आप इस क्वेश्चन को भी VVI कर लेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके लिए, आपके बोर्ड के अनुसार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। क्वेश्चन जरा हिंदी देख लें। हिंदी कह रहा है कि दिए गए पाठ यानी एक्सरसाइज या दिए गए स्पीच, दिए गए एक्सरसाइज या दिए गए स्पीच के अनुसार जाकिर हुसैन ने भारत को अपना घर बताया है, क्यों? या कह सकते हैं कि भारत को अपना घर बनाने के लिए, भारत को अपना घर बताने के लिए जाकिर हुसैन ने किन शब्दों का प्रयोग किया है उसे यहां पर वर्णन करें। तो जरा आंसर सुने। आंसर यहां कर रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। तो कौन से राष्ट्रपति? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तीसरे राष्ट्रपति, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में जब चुने गए, आगे देखें, ही टेक्स द नेशन एज ए बिग फैमिली। इन्होंने राष्ट्रपति पद पर बैठने के साथ ही अपने भाषण में यह संबोधन किया कि हमारा जो देश भारत है बहुत विशाल देश है। इसी कारण इंडिया को ऐसा कहा जाता है कि इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, VAST, वास्ट मतलब विशालकाय। तो क्या होगा जी कि इन्होंने अपने इस भाषण में भारत को एक विशाल देश के रूप में संबोधित किया। ही इज द हेड ऑफ दिस बिग फैमिली। इन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि आप सभी ने इस बहुत बड़े विशाल परिवार का मुझे मुखिया चुना है, मुझे हेड चुना है। इसके लिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं। क्यों? क्योंकि भारत जैसे विकासशील देश का मुखिया कहलाना अर्थात राष्ट्रपति बनना एक गौरव की बात होती है। उसके बाद द पीपुल हैव चूजन हिम, द पीपुल हैव चूजन हिम द हेड ऑफ दिस फैमिली
दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम। उन्होंने ये भी कहा कि आप सभी भारतवर्ष वाले लोगों ने, यानी आप सभी जनता ने जिस परिवार का मुखिया मुझे चुना है, उस परिवार का मुखिया मैं कुछ खास निश्चित समय के लिए बना हूँ, ना कि हमेशा के लिए। एज यू नो दैट द लाइफ टाइम ऑफ द पीरियड टाइम ऑफ ए प्रेसिडेंट हैज ओनली 5 years। आप जानते हो कि किसी भी राष्ट्रपति का शासनकाल 5 वर्षों का होता है। इसी सापेक्ष में हुसैन साहब कहते हैं कि आप जिस परिवार का मुखिया मुझे चुने हैं वो एक निश्चित समय के लिए चुने हैं। इसलिए इट इज माई ड्यूटी, यह मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है कि टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। आप, मेरे पास कम समय है, मेरे पास समय कम है, जो 5 साल के आप बनाए हैं एक निश्चित समय के लिए बनाए हैं, ऐसा नहीं कि मैं अगले साल फिर बनूंगा। तो उसी सेंस में यहाँ पर जाकिर हुसैन कहते हैं कि यह मेरी नैतिक कर्तव्य बनता है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप जिस देश का मुखिया मुझे चुने हैं उस देश को मैं और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा पावरफुल बनाऊं, ताकि यह देश आपका और आपके परिवार का गुणगान करता रहे। क्योंकि देश के विकास में जनता का योगदान तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति का ही बहुत बड़ा योगदान है, जो अपने रूप में यहाँ पर हुसैन साहब एक क्या कहते हैं, एक राष्ट्रपति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आगे देखें, बिकॉज ही सेज दैट, इसी कारण वह कहते हैं कि भारत इज माई होम, भारत क्या है, मेरा अपना घर है, एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं, अर्थात भारत के जो नागरिक हैं, जो भारतवर्ष के जनता हैं, वो सभी मेरे परिवार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये था कंटेंट का एक छोटा सा टॉपिक्स जो आप बखूबी समझ लिए। हालांकि ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर पढ़ाते समय अच्छे तरीके से हिंदी करके समझा चुका था, एग्जाम्पल दे के समझा चुका था, बस यहाँ पर लैंग्वेज के रूप में आपको लिख करके प्रस्तुत करना था। तो इस कहानी के इस क्वेश्चन से आपको क्या थीम्स मिला? थीम्स ये मिला कि जाकिर हुसैन वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ओनली फॉर 5 years। Radhakrishnan also said that education is the primary instrument. In this way, Zakir Hussain starts the work for the country development and country development with moral fiber. In this case, Zakir Hussain wants to say that it is my personal duty, it is my moral duty to serve this country, make beautiful and make powerful. Then our India will be great to all over the world. तो ये था बच्चों इस लॉन्ग क्वेश्चन का थीम्स। तो आज के इस टॉपिक में आपका 2 चीज़ था, एक था शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन मात्र 2 और शॉर्ट क्वेश्चन 4, यानी आज के इस क्लास में आपको कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन पढ़ाए गए, 6 क्वेश्चन बताए गए। अब इन 6 क्वेश्चन को आपको कैसे समझना है, कैसे दिमाग में याद रखना है, वो बात आपको इस वीडियो में 2 बार 3 बार देखने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि जितना क्लियरली, जितना मेरे अंदर एबिलिटी था, मैंने इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की। अब यह जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप कितने मेहनत से इस वीडियो को देख रहे हैं, कितनी मेहनत समझ रहे हैं। लेकिन चलिए, अगर दिक्कत है तो आप इस क्लास को 2 बार 3 बार ज्वाइन करके देखें, ताकि आपको फिर से इस क्वेश्चन को समझ में आ सके। तो बच्चों, ये था आज का कंटेंट। अब आपको क्या करना है जो मैं समझाता हूँ। चलिए एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा मोटिवेशनल कहानी, एक छोटी सी कहानी जो आपको काफ़ी इंटरेस्ट लगेगी और आपके फ्यूचर के लिए, आपके पढ़ाई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो समझे ध्यान से। आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप ये कंफर्म हो जाएंगे कि आपको एक शेर बनना है कि एक हिरन बनना है। तो बच्चों, आप ध्यान दें कि एक जंगल, फॉरेस्ट, जहाँ पर बहुत सारे वन्य जीव जंतु, जिसमें से कुछ शाकाहारी कुछ मांसाहारी सब पाए जाते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं आपके 2 जीव का, 2 जानवर का। एक आपका हिरन जो कि आपका हो गया क्या, शुद्ध शाकाहारी, और एक टाइगर जो कि क्या हो गया, आपका हो गया पूर्ण रूप से मांसाहारी। तो अक्सर जंगल में देखते हुए कि जब सुबह सुबह उठता है एक शेर, तो वो ये सोचता है कि अगर मैं आज
किसी हिरण को नहीं पकड़ूंगा तो मेरा दिन खराब बीतेगा, मीन्स कि मुझे भूखे रहना पड़ेगा। और वहीं उसी पल उसी क्षण एक हिरण ये सोचता है कि अगर आज मैं सवेरे उठ करके एक शेर से, एक बाघ से अगर फास्ट नहीं दौड़ूंगा, तेज नहीं दौड़ूंगा, तो वो बाघ मुझे मार देगा। इट मीन्स कि समस्या दोनों के साथ है। बाघ का समस्या ये है कि अगर वो तेज नहीं दौड़ेगा तो हिरण को पकड़ नहीं पाएगा, जिससे उसका पेट भूखा रह जाएगा, जिससे उसका दिन खराब होगा। और हिरण के साथ समस्या ये है कि वो चाहता है कि मैं शेर से या चीता से या बाघ से इतना फास्ट भागूं कि उसे नहीं पकड़ा जाऊं, ताकि मैं अपना जीवन बचा सकूं। तो शेर और हिरण दोनों अपने अपने जान बचाने के चक्कर में हैं। इट मीन्स कि इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यह समझना चाहता हूं कि आपको शेर बनना है कि चीता बनना है या फिर हिरण बनना है, यह आप समझे, यह आप पर डिपेंड करता है। इट मीन्स कि आपको जंगल का शेर या जंगल का हिरण बनना है, यह आपके मेंटलिटी, आपके पढ़ाई पर डिपेंड करता है। उसी तरह से इस समाज में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, तो हर बच्चे पढ़ते हैं, हर बच्चे सीखने की कोशिश करते हैं। तो आपको उन बच्चों में से आपको शेर बनना है, ना कि हिरण। क्योंकि अगर देखा जाए पेट भरने के नज़रिए से, तो हिरण को मरना होता है किसके लिए? बाघ के लिए, ताकि बाघ अपना प्रभुत्व बना सके, अपना पावर बना सके और समाज में जी सके। उसी तरह से आज का जो युग है बच्चों, वो कंपटीशन का युग है। ये आज से 20 साल 25 साल पहले नहीं है कि भाई पढ़ लिए, पास कर लिए, मेरा काम हो गया। दिस इज द प्रेजेंट टाइम ऑफ योर कंपटीशन लेवल। आप कंपटीशन फेस करें। क्यों? जब तक आप अपने बच्चों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में कंपटीशन की भावना नहीं रखेंगे, आप पढ़ाई में आगे कभी नहीं होंगे। इस बात को आप याद रखें कि हाँ, पिंटू सर ने मुझे ऐसा बताया कि अपने फ्रेंड्स में भी पढ़ाई के लिए, केवल पढ़ाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, किसी और मैटर के लिए नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशन लाइन। आप शिक्षा के लाइन में अगर आए हैं तो आपको अपने नज़दीकी दोस्तों से भी आपको कंपटीशन करना होगा। जो सबसे नज़दीकी दोस्त आपके हैं, आप उससे कंपटीशन करें। बिना कंपटीशन मतलब यहाँ पर लड़ाई झगड़ा मुक्का मुक्की नहीं करना है आपको। सिर्फ पढ़ाई के मामले में आपको कंपटीशन दिखाना है कि मैं उससे तेज बनूं। और मैं इस बात को याद रखिए कि जिस दिन आप ये थिंकिंग अपने माइंड में सेट कर लिए कि हमें कंपटीशन से जीतना है, तो बखूबी आप अपने फ्रेंड्स को आगे कर करके आप उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। यही है आज का आपका मोटिवेशनल क्लास। तो चलिए बच्चों, अगर आज का आपका वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्लास अच्छा लगा हो, तो हमारे इस वीडियो को जरा लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जब तक के लिए दैट्स ऑफ ऑल एंड थैंक यू, गुड बाय।